जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हंसनी एकेडमी में। और हम हिंदी की क्लास में आप पहुंचे हैं समास पे। समास के दो क्लास तो हमने कर चुके, दो क्लास हो चुके जिसमें हम 4 समासों का अध्ययन कर चुके हैं। रह गया शेष 2 समास, एक है द्वंद्व समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास। और एग्जाम के दृष्टि से जो कि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास होते हैं। ये अक्सर दोनों पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें लड़कों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे और दोनों का उदाहरण प्लस दोनों में अंतर क्या होता है कि हम पहचानने से क्या है मात खा जाते हैं और 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो आज ये नौबत नहीं आएगी, आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के तो बिल्कुल दबाना ना भूलें। अगर बेल का आइकन को आपने नहीं दबाया तो जो हमारी अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, आपको ढूंढना पड़ेगा, पता चलेगा बाद में कहेंगे अरे सर तो ये पार्ट पढ़ाया ही नहीं, पता न पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गए, कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई साहब। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप वीडियो पे बने रहिए। आइए चलिए चलते हैं, हम चलते हैं। अगला नेक्स्ट है नंबर 5, द्वंद्व समास। तो पहला पॉइंट हो गया क्या, दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद प्लस उत्तर पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब गांव को प्रधान मत समझिए लियो, ठीक। ये गांव के प्रधान की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे शब्दों की प्रधानता की बात की जाती है, ठीक है। पहले में लिख लिया पूर्व पद तथा उत्तर पद क्या होते हैं, प्रधान हो। अब नंबर 2, अर्थों की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से दोनों का, किनका, पूर्व पद और उत्तर पद का, दोनों अर्थ की दृष्टि से दोनों पदों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, स्वतंत्र अस्तित्व हो। ये तो हो गया नंबर 2 पॉइंट, ठीक। अब नंबर 3 बात करते हैं, उसके मध्य संयोजक शब्दों का लोप हो। किसके, सामासिक पद, सामासिक के बीच में, पदों के बीच में संयोजक शब्दों का लोप हो, संयोजक शब्दों का लोप हो। ये तो हो गए 3 पॉइंट। संयोजक शब्द क्या होता है, राइट। अब देख लो, पदों के बीच में संयोजक शब्दों का लोप हो। ये संयोजक शब्द होते कौन कौन से हैं उसको जान लो। नंबर 4 हम बात कर लेंगे, कौन सा, संयोजक चिन्ह, ठीक है। पदों के बीच में, पदों के बीच में संयोजक चिन्ह हो, संयोजक चिन्ह हो। अब देख लो 4 हमने पॉइंट दर्शा दिए। अब 4 पॉइंट में कौन से पॉइंट का क्या मतलब है, पहले हम इसे क्लियर करेंगे, ठीक। आइए, मैंने बताया पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो। जिस सामासिक में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो तथा अर्थ की दृष्टि से दोनों पदों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और पदों के बीच में संयोजक शब्दों का लोप हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। क्लियर, परिभाषा क्लियर हो गई भाई साहब। अब देख लीजिए, इसमें
पदों के बीच में संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक, पहला संयोजक शब्द हो गया एवं, नंबर 2 अथवा, और नंबर 3 और। ये क्या है, संयोजक शब्द हैं। ये समास विग्रह करते समय हमें दिखेंगे, लेकिन पदों में क्या है, ये पूरी तरह से तीनों विलुप्त रहेंगे। इनकी जगह अगर मुझे कोई दिखाई देगा तो वो होता है संयोजक चिन्ह। अब देखते हैं संयोजक चिन्ह क्या होता है। संयोजक चिन्ह, ये हो गया आपका संयोजक चिन्ह। इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा। ये हो गया हमारा संयोजक चिन्ह। हमें सामासिक पद में केवल यही दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये किस कंडीशन में दिखाई देगा, जब हम पदों का समास विग्रह करेंगे तब हमें दिखाई देगा। क्लियर। आइए अब हम उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण जैसे ही हम देंगे, आप खुद इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लोगे कि नहीं ये तो द्वंद्व समास ही है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। आइए नंबर 1 में हम उदाहरण लिखते हैं। नंबर 1 उदाहरण, माता पिता। ऐसे ही लिखते हो ना हिंदी में, माता पिता, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनसे मिलते जुलते होते हैं। उन शब्दों को लिखते समय हम बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे दुख सुख, देश विदेश, पाप पुण्य। ठीक, तो ऐसे शब्दों को लिखते हुए हम बीच में किसका प्रयोग करते हैं, संयोजक चिन्ह का। और इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, एवं अथवा और। इस संयोजक चिन्हों का मतलब क्या होता है, एवं अथवा और। क्लियर। अब मुझे पता है कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। ठीक, और ये पद कौन से हैं, ये पद कौन सा है, समास विग्रह करने पे हमें क्या चीज मिलेगा, समास विग्रह पे क्या चीज मिलेगा। अचंभव मत होइए, कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो क्या चीज की हम इच्छा कर सकते हैं समासिक पद में, परिभाषा के हिसाब से हम इसी चीज की इच्छा करेंगे। नहीं, समासिक पद जब हम देखेंगे तो यही आना चाहिए। आना चाहिए नहीं, किसी में नहीं आएगा, लेकिन जिस सामासिक पद की हम बात कर रहे हैं, जिस समास को पढ़ रहे हैं, उसमें आना चाहिए। क्लियर। आइए, ये क्या है हमारा पूर्व पद, और ये क्या है, ये है उत्तर पद। अब पहला हम देखेंगे परिभाषा, पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान हो। यहाँ पे दोनों पद क्या है, प्रधान है। ठीक है, इनका एक विशिष्ट अस्तित्व भी है, दोनों पदों का स्वतंत्र, ये स्वतंत्र अस्तित्व है। माता पिता को कोई चेंज कर सकता है, इसके अर्थ को नहीं कर सकता है ना, तो इसका एक क्या है, ये स्वतंत्र अर्थ भी हो गया। नंबर 3, पदों के बीच में संयोजक शब्दों का लोप हो। यहाँ पे संयोजक शब्द का क्या है, लोप है। यहाँ पे शब्द की जगह हमें संयोजक चिन्ह दिख रहा है, पकड़ने वाली चीज है। यहाँ पे संयोजक शब्दों की जगह संयोजक चिन्ह दिख रहा है। ठीक, और पदों के बीच में संयोजक चिन्ह हो, अर्थात चिन्ह भी दिख रहा है। अब हमें किसका पता लगाना है, इसका पता लगाना है कि हमें संयोजक शब्द कब मिलेगा माता पिता के बीच में, माई बाबू। ये भाषा होती है, स्थानीय भाषा होती है, जैसे हर जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। स्थानीय भाषा जो एकमात्र क्षेत्र में बोली जाती है, उसका एक विशेष क्षेत्र होता है। एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी। तो कहने का मतलब कि अगर 1 कोस 2-4 किलोमीटर दूर आप जाएंगे अपने गंतव्य से, अपने गांव से, तो वहां का पानी जो होता है उसका स्वाद कुछ अलग होगा ना। वैसे ही क्या होता है, अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना राज्य छोड़ दो, यूपी छोड़ लो, यूपी के कुछ
क्षेत्रों में ऐसे होते हैं, यूपी में भी कई क्षेत्र बटे होते हैं, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी, चारों जो क्षेत्र बटे होते हैं, तो आप छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, दूसरे जिले में, अपने जिले को छोड़ के दूसरे जिले में चले जाओ, तो जो वहाँ की स्थानीय भाषा वो अलग ही दिखाई देती है। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक बार जब मैं बनारस था तो जौनपुर गया था, एक दोस्त की शादी थी, तो उसकी शादी में गया था। तो शादी वादी तो बड़ी धूमधाम से हुई, मैंने देखा भी, बैठ के हम लोग देखते रहे, 2-4 दोस्त थे। तो शादी के बाद दूल्हा दुल्हन क्या होते हैं, घर में जाते हैं बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। तो भाई जब वो गए तो वहाँ पे बड़ों का अपना आशीर्वाद लिए। इसके बाद जो दुल्हन होती है उसकी एक पता नहीं कौन सी रस्म होती है, लड्डू मिट्टी खिलाने की। तो क्या हुआ, दुल्हन ने क्या करी, एक बगल में उसकी सहायक खड़ी थी जो फूल माला लेके स्टेज पे होती है ना, उनकी साली वाली या उसकी सिस्टर बोल लो, दूल्हे की साली या दुल्हन की सिस्टर बोल लो, तो वो अपना खड़ी थी एक प्लेट में मीठा लेके। तो क्या हुआ कि दुल्हन को पहले दूल्हे ने खिलाया, तो क्या हुआ कि दूल्हा खाया ही नहीं, क्योंकि भाई उसके घर वो मेहमान बन के गया था। तो उसने सोचा कि भाई मेरा खिलाना पहले उचित है, क्योंकि इनका दर्जा हमसे ऊंचा है। तो भैया उसने खिलाया, दूल्हे ने भाई खाया ही नहीं, वो खाने से इनकार कर दिया। अब हुआ क्या कि जब इनकार कर दिया तो दूल्हे की बारी आई, तो दूल्हे ने उसमें से प्लेट से एक मीठा उठाया और दुल्हन के मुंह तक ले गया। भाई दुल्हन ने नहीं खाया और कह रही है वहां की भाषा में, तू ना खाऊगा तो हम ना खाए, ज्यादा बोलबा तो तुम्हारा हम सड़ फोड़ना हो। और भाई साहब इतने में बात दूल्हा गरम है को, भाई साहब ये क्या कह रही है। तो हर जगह की जो भाषाएं होती हैं वो अलग होती है। वो अपने स्थानीय भाषा में क्या, तू ना खाऊगा तो हम खाऊगा ना करम, ये क्या है, एक तरह से भोजपुरी का ही टूटा हुआ रूप है, जो कि थोड़ा सा ऐसे बोला जाता है, जो कि अपने भाषा की अपेक्षा, अपने स्थानीय भाषा की अपेक्षा क्या थोड़ा सा अजीब ढंग की लगती है, लेकिन मतलब वही होता है। तो वही कहने का मतलब, माता पिता, कहीं कहीं पे देहात में चले जाओगे तो माई बाबू कहेंगे, कहीं पे सिटी में आ जाओ, सिटी एरिया में तो मम्मी पापा कहते हैं। तो कुछ न कुछ जो एक क्षेत्र की भाषाएं होती हैं, उसमें आदमी जब बोलता है तो अपने क्षेत्र की भाषा रह के बोलता है। जैसे अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से उसको ढलना पड़ता है। नहीं तो अगर अपने यहाँ की भाषा वहाँ बोलना स्टार्ट कर दे तो कहीं एकदम गंवारा लगत है, कहेंगे ना गंवारे एकदम, एक तो कुछ लूरे नहीं खे। ठीक, तो ये रही एक स्थानीय क्षेत्र की बात। आइए अब चलते हैं टॉपिक पे। तो ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। अब दोनों का क्या अस्थायी अस्तित्व भी है। अब अगला पद आता है, पदों के बीच में संयोजक शब्दों का लोप हो। अब देखिए ये तो रहा पद, ये रहा पद, कौन सा, समासिक पद, ये रहा समासिक पद। अब इसमें शब्द तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे भाई साहब, क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है संयोजक, सब पदों के बीच में संयोजक चिन्ह हो। संयोजक चिन्ह देखो ये रहा, हमें दिख रहा है। अब ये चारों पॉइंट हमें उदाहरण में दिख रहे हैं, एकदम क्लियर, ध्यान से देखिएगा। आप मिस करेंगे तो भाई साहब समझ लीजिए कि आप 2 नंबर छोड़ गए, फिर आप हमारा दोष मत दीजिएगा कि सर ने बताया नहीं, ये चीजें हम गलत कर बैठे, नहीं। देखिए अब इसमें चिन्ह भी दिख रहा है। अब क्या है, अब हम ढूंढना किसे है, हमें संयोजक शब्द को ढूंढना है कि ये हमारा शब्द छुपा कहाँ है। ठीक, अब हम इसका समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह क्या हो जाएगा, माता और पिता, माता और पिता मिल गया, ये हमारा क्या है, संयोजक शब्द है। क्लियर। अगला 2, 4, 5 उदाहरण मैं दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, नंबर 2 पाप पुण्य। ठीक, नंबर 3 दुख सुख। नंबर 4 देश विदेश। ठीक, नंबर 5 आचार विचार। आचार का मतलब खाने वाला आचार मत समझ जाइएगा,
देखो देखो देखो, लग रहा है कैसे? अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लग रहा है। हैंकी से जल्दी पूछो, पानी आने लग रहा हूं। खट्टी चीज जैसे ही देख लिए पानी आने लग गया मुंह में। चलो आ जाओ। अचार का मतलब खाने वाला अचार का नहीं मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आचार विचार जो अपने भावों को क्या है, आदान प्रदान, किसी चीज पे मंथन करना, बातचीत करना, वो क्या हुआ, आचार विचार। अब देख लीजिए इसमें क्या है, ये योजक चिन्ह है, ये भी योजक चिन्ह, ये भी योजक चिन्ह, ये भी योजक चिन्ह। हमने योजक चिन्हों को बता रखा है कि संयोजक जो चिन्ह होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ठीक, ये होता है इनका मतलब। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उदाहरण भी देख लीजिए। अब परिभाषा भी आपने देख लिया। इन चीजों के तहत, इन 4 पॉइंटों के तहत ही मैंने सारे उदाहरणों का क्या किया, खंडन किया। अब मुझे एक बार रिवीजन कर लो, रफ पे क्या करो, रफ कॉपी पे लिख लो और उसे एक बार देख लो कि हमने क्या पढ़ाया है। हमने इसका और बहुब्रीहि समास का और कर्मधारय समास के अंतर को स्पष्ट करो, अंतर को जानने की चेष्टा करो कि इसमें अंतर क्या होता है, किस वजह से ये दोनों अलग होते हैं। कभी कभी उदाहरण नीलकंठ दे देता है इसमें, तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन को आप मैं आज दूर कर। इसमें नंबर 1 पॉइंट लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जिस सामासिक पद में, ध्यान से सुनिएगा, जिस सामासिक पद में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है, लिख लें, न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान। ठीक, ये तो हो गया पहला पॉइंट। न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 2, कोई अन्य पद प्रधान होता है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है या दोनों मिलके किसी अन्य पद को प्रधान बनाते हैं। तो लिख लो, पूर्व पद प्लस उत्तर पद बराबर अन्य पद प्रधान। ठीक, आइए 2 पॉइंट हो गए। अब इस 2 ही पॉइंट में मैं सारी परिभाषाएं को इसमें सम्मिलित कर दूंगा, आप देखते रहिए। जिस सामासिक पद में न तो प्रथम पद और न तो द्वितीय पद, अर्थात न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न तो उत्तर पद प्रधान होता है, वे दोनों पद मिलके किसी अन्य पद की को प्रधानता देते हैं, अर्थात किसी इसमें कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण की बात करते हैं। आ जाओ, उदाहरण में सारे क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, दशानन। दशानन, अब देखो दशानन क्या है, इसका समास विग्रह करेंगे। इसमें 10 क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और आनन क्या हो गया, उत्तर पद। 10 प्लस आनन, क्लियर। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे, क्या हो गया, 10 हैं जिसके आनन, या दशानन का अर्थ होगा 10 हैं जिनके आनन, अर्थात 10 हैं जिनके आनन, अर्थात कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिसके 10 सिर हैं, 10 अंग हैं, सिर हैं, कौन सा है, अर्थात रावण। ठीक, रावण बहुत बड़ा पंडित था और बहुत बड़ा ज्ञानी था।
पता है ना। अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने सीता का हरण किया था और राम से युद्ध करने के बाद प्रभु के हाथों मरना उसकी क्या थी, एक अभिलाषा थी। ठीक है, ये पहले से ही प्रकृति क्या है, तय हो रखा था। चलिए हम रामायण की तरफ न चलेंगे, अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। 10 आनंद, 10 हैं जिनके आनंद, अर्थात कौन हो जाएगा, रावण। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो पूर्व पद है, ठीक, ये उत्तर पद है। ये अपने दोनों सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, या ये अपनी प्रधानता को छोड़ के किसी, दोनों मिलके किसी अन्य पद को प्रधान बना रहे हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे आप चलते हैं। नंबर 2, नीलकंठ। नीलकंठ, अब देखो नीलकंठ में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसके तहत कर्मधारय समास भी आता है और बहुब्री समास भी आता है। तो आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि जब ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न सामासिक पद में कौन सा समास है, तो या तो बहुब्री समास उसमें एक दे देगा या कर्मधारय समास दे देगा। ठीक, दोनों में से एक ही देगा। अगर दोनों दे देता है तो वहां पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जब एक ही शब्द है और एक ही शब्द दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, कुछ गुण के हिसाब से है, कुछ विशेषण के हिसाब से, कुछ अर्थ के हिसाब से, कुछ दूसरे अपना जो अस्तित्व है छोड़ने के बाद किसी तीसरे अन्य पद को प्रधान बनाने, कुछ तो ऐसे हैं। अब मैं इस उदाहरण के तहत कर्मधारय समास और बहुब्री समास को दोनों को अंतर, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को क्लियर कर दूंगा। आप ध्यान से देखिएगा। ये पहले हम देख लेंगे बहुब्री समास को। पहले हम किसे देखें, बहुब्री समास से। तो क्या हो जाएगा, नील, ये पूर्व पद हो गया, प्लस कंठ, ये हो गया उत्तर पद। परिभाषा हम क्या कह रही है कि दोनों पद प्रधान नहीं है, अर्थात किसी अन्य पद की प्रधानता को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे नीला है जिनके कंठ, या नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। ठीक, भगवान शिव। अच्छा, इनका नीला कंठ क्यों है, क्या इनमें नील लगा रखी, कपड़े की जगह इन्होंने गर्दन में नील लगा रखी थी? नहीं, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो उसमें अमृत के प्याले के संग एक विष का प्याला भी क्या हुआ था, निकला था। ठीक, तो इन्होंने क्या करी, सृष्टि को बचाने के लिए इन्होंने विष का प्याला क्या किया, निगल गए, इन्होंने पी लिया। क्यों, क्योंकि अगर ये विष अगर सृष्टि वाले पी लेते, मतलब आम तो सृष्टि का विनाश हो जाता, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सृष्टि को रखना है, और इस विष को खुद ही क्या किए, पी गए, सृष्टि की रक्षा के लिए, जिसके कारण इनकी जो ये भाग है कंठ वाली, ये नीली पड़ गई। तो इनको एक नाम और से जाना जाता है, नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया आपका बहुब्री समास। नीला है जिसका कंठ, मतलब ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद, ये अन्य पद कौन सा है, ये शिव क्या है, ये अन्य पद है, अन्य पद। ठीक, ये अन्य पद को प्रधान बना रहे हैं, तो ये तो हो गया पहला। ठीक, और उत्तर पद प्लस अन्य पद, ये हो गया दूसरा। ठीक, अब इसी पे हम कर्मधारय की बात कर लेते हैं। नीलकंठ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। यहां पे क्या है, कंठ की विशेषता को बताई जा रही है। ठीक,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंठ की विशेषता, कंठ कैसा है, नीला है, कंठ की के नीला क्या है, विशेषता। यहाँ पे विशेषता की बात की जा रही है, यह कंठ की विशेषता को बता रहा है। कौन, पहला पूर्व पद। हमने कर्मधारय समास में पढ़ा था कि जिस सामासिक पद में उत्तर पद की विशेषता को जो प्रथम पद है वो व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंठ, कंठ का कलर कैसा है, नीला। तो कंठ की विशेषता को कौन बता रहा है, पूर्व पद। पूर्व पद क्या कर रहा है, कंठ की विशेषता को बता रहा है, कंठ कैसा है, नीला है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। और बहुब्रीहि समास में क्या कहता है कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पे अपने वास्तविक रूप को छोड़ के किसी अन्य पद को क्या कर रहा है, प्रधानता दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और कर्मधारय नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये क्या है जो, ये योजक चिन्ह है। ठीक, ये योजक चिन्ह है। एक पकड़ने का ट्रिक ये भी है, लेकिन दूसरा ट्रिक क्या है, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता को बता रहा है, कंठ कैसा है, कंठ नीला है। क्लियर। नंबर 2, नंबर 2 कमल नयन। ठीक है, अब इसका हम जब करेंगे बहुब्रीहि समास में, तो कमल के समान नयनों वाला, कमल के समान नयन वाले, अर्थात कौन हो जाएगा, भगवान विष्णु। कौन हो जाएंगे, भगवान। आइए अगर बहुब्रीहि समास की बात करें तो कमल नयन, कमल के समान नयन वाले, अर्थात भगवान विष्णु। यह अपनी क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अपनी प्रधानता को छोड़ के किसी अन्य पद को प्रधान बना रहे हैं। इसमें अन्य पद कौन हो गया, भगवान विष्णु हो गए अन्य पद। ठीक, अब इसी जगह हम किसकी बात कर लेते हैं, कर्मधारय समास की। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही क्रिटिकल है आपके लिए एग्जामिनेशन के माध्यम से। यहाँ पे हम कर्मधारय समास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन। ठीक, कमल के समान। अब देखो, नयन की जो समानता है वह किससे की जा रही है, कमल से। कमल नयन कैसा है, कमल के समान है। यहाँ पे एक दूसरे की क्या की जा रही है, समानता की जा रही है। ठीक, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बहुब्रीहि समास में कमल के समान नयन वाले, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पे ये दोनों अपने वास्तविक रूप छोड़ के किसी अन्य पद को प्रधान बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय समास में कमल के समान नयन, अर्थात नयन की विशेषता बताई जा रही है। नयन किसके समान है, कमल के समान, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि कमल नयन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि दे दिया और अन्य दूसरा 3 दे दिया, तो आप बहुब्रीहि समास ही मारेंगे। अगर बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों देता है तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ही रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन यह इस कंडीशन में नहीं होगा, ये जब भी देगा, अगर पूछता है कि कमल नयन में कौन सा समास है, दे दिया पहला नंबर 1 अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय, नंबर 3 तत्पुरुष, नंबर 4 अव्ययी भाव कर्म तत्पुरुष, द्विगु समास, द्विगु दे दिया। तो अब पूछ दिया कि कमल नयन में कौन सा समास है। ठीक, तो कमल नयन अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है या उसके आगे पहले पद में क्या उपसर्ग लगा होता है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। ठीक, नंबर 3
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की भी परिभाषा क्या है, इससे अलग है, ये भी कट जाएगा। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में हमने पढ़ा है कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसमें भी संख्यावाची क्या है, इसमें कमलनयन में संख्या है कोई नहीं है, ये भी कट जाएगा। और हमने कर्मधारय समास में क्या पढ़ा है कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, लेकिन कर्मधारय समास अगर पढ़ेंगे तो इसमें समानता की बात और विशेषण और विशेषी की बात की गई है। अर्थात कमल की तुलना नयन की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। नयन किसके समान है, कमल के समान है। कौन, नयन। तो यहाँ पे नयन की क्या है, तुलना किससे की जा रही है, कमल से। किससे की जा रही है, कमल से। अर्थात यहाँ पे क्या होगा हमारा, कर्मधारय समास होगा। ठीक, अब दोनों का अंतर मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।